दफा 370 मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इस मामले में आज दो इंपॉर्टेंट बातें सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने करी। एक सबसे अहम बात सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने यह कही कि जम्मू कश्मीर आज भी एक रियासत है, जम्मू कश्मीर आज भी एक राज्य है, जम्मू कश्मीर का लेजिस्लेचर है। ये बात सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कही। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कही कि जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, उन्होंने ये कहा कि जब भी कहीं किसी जगह प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शासन लगता है, पार्लियामेंट उस राज्य में लेजिस्लेचर का काम करता है। उन्होंने ये कहा कि मैंने आपको अभी तक दिखाए हैं बहुत सारे कानून जो पार्लियामेंट ने स्टेट लेजिस्लेचर बनकर राष्ट्रपति शासन के दौरान, प्रेसिडेंट्स रूल के दौरान पास किए। और हमने कहा 248 ऐसे कानून हैं जो कानून अलग अलग राज्यों के लिए पास किए गए और पास उस समय किए गए जब राष्ट्रपति शासन उस राज्य में या उन राज्यों में लगा हुआ था। और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आपने जम्मू कश्मीर को एक यूटी में बदल दिया। जस्टिस खन्ना ने कहा कि एक कन्वेंशन के तौर पर कि पहले भी ऐसा होता रहा, आप आगे भी करेंगे। जब भी 356 इंपोज होता है कि किसी राज्य की कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ जाती है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता है, आर्टिकल 3 को सस्पेंड की प्रोविजन टू आर्टिकल 3 सस्पेंड किया जाता है, जेएनके को यूटी में कन्वर्ट किया जाता है। और उन्होंने ये बात भी कही कि जो पिटिशनर है उन्होंने इसी बात पर आर्ग्यू किया है कि जम्मू कश्मीर को राज्य से आपने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। और उसके बाद जैसे संजीव खन्ना ने ओरल आर्गुमेंट्स के दौरान अपनी बात कहते हुए अपनी ऑब्जर्वेशन में उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 356 के लिए मैक्सिमम पीरियड 3 साल है और 3 साल का वक्त जो है हमने क्रॉस कर लिया है। इस मामले पर भी आपको संजीदगी के साथ सोचना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज केंद्र सरकार को यह कहा कि राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट्स रूल जम्मू कश्मीर में लगाने के बाद मैक्सिमम टेन्योर जो 3 साल का है, क्योंकि जो 356 का ताल्लुक है, 356 में जब आप कानून को पढ़ते हैं तो कानून साफ तौर पर यह कहता है कि अगर दोनों हाउस उसको अप्रूव करें, राष्ट्रपति शासन 6 महीनों के लिए लग सकता है और मैक्सिमम आप इसको 3 साल के लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल से लगा सकते हैं, यह कहा गया है। और अगर जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो इस समय टोटल जो अभी तक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन जो लगा है, ये जो इस समय का स्पेल है, इस स्पेल में 31 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रपति शासन लगा था और अब एग्जैक्टली आज के दिन 3 साल 251 दिन 3 years 291 days, यानी आप यूं समझ लीजिए 74 दिन और हो जाएंगे और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को लगे हुए 4 साल हो जाएंगे। इससे पहले सबसे बड़ा, सबसे लंबा स्पेल जो राष्ट्रपति शासन का जम्मू कश्मीर में रहा वो आतंकवाद के कारण 6 साल 264 दिन रहा है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो 19 जून 2018 से लेकर 30 अक्टूबर 2019 तक 1 साल 133 दिन। एक तो ये लंबा वक्त रहा है, जिस लंबे वक्त में लंबे समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगा है। उसके बाद आज के जो आर्गुमेंट्स थे उसमें ये बात भी कही गई कि लद्दाख को आपने यूटी में कन्वर्ट किया, जेएनके को आपने, और उसके बाद आर्टिकल 356 की बात की, उसको लेकर कहा गया 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, 3 साल भी, उसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। और ये भी इस पर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि कुछ वक्त के लिए जम्मू कश्मीर यूटी रहे। और उन्होंने कहा कि जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने कहा है लोकसभा में, राज्यसभा में, उन्होंने दोनों जगह कहा है कि ये टेम्परेरी है, जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य बनाया जाएगा। उन्होंने कहा एक अलग आर्गुमेंट, इस पर मैं बात करूंगा। और उसके बाद यह भी कहा गया कि जो आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं पिटिशनर्स की तरफ से
कि मेरा कंसोलिडेटेड फंड चला गया, मेरी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में नहीं है, जो इलेक्शन वोटिंग है पार्लियामेंट में वो चला गया, जीएसटी काउंसिल में मैं नहीं हूं, स्पेशल प्रोविजंस बना दिए गए हैं, ये तमाम बातें उन्होंने कहा ये चीजें जितनी भी कही जा रही हैं ये तथ्यों से परे हैं। ये बात जो है वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने कही और उन्होंने ये भी कहा कि इस समय भी जम्मू कश्मीर तमाम प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए एक राज्य है, इसका लेजिस्लेचर है, सिर्फ पुलिस की जो ताकत है वो राष्ट्रपति के पास है। तो उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई, उस पर जो बहस हुई, वहां पर बहस के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज, चूंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वक्त जो है केंद्र सरकार अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रही है और बता रही है कि आखिरकार उन्होंने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में क्यों विभाजित किया, जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन का कानून क्यों आया, जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन के कानून की क्यों जरूरत पड़ी और जम्मू कश्मीर में से 370 धारा 370 को अमेंड करने की जरूरत क्यों पड़ी। आज जब सुबह सुनवाई शुरू हुई, सबसे पहले मामला आया जहूर अहमद भट्ट का, जो एकेडमिशियन है, उनको लेकर आर्गुमेंट हुआ और कपिल सिब्बल ने कहा कि जनाब वो आए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आकर एक पेशी क्या कर दी, वापस पहुंचे तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने उनको सस्पेंड कर दिया। उन्होंने कहा कि वो जब आए थे तो बाज़ाब्ता छुट्टी लेकर आए थे यहां पर इस सुनवाई में पार्टिसिपेट करने के लिए, 2 दिन की लीव पर थे, वापस गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। इस पर एजी उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एडवोकेट जनरल से कहा कि आप देखिए मिस्टर सिब्बल क्या कह रहे हैं, तो उस पर कपिल सिब्बल ने क्या कहा कि मुझे उम्मीद है कि इसे देखेंगे। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने उसके बाद कहा कि मैंने भी अखबार पढ़ा है, जो अखबारों में आया है हो सकता है ये पूरा सच ना हो, और भी बहुत सारे मामले हैं। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा वो दूसरी कोर्ट्स में भी अपेयर होते हैं और बड़े सारे मामला हैं, मैं आपके सामने कोर्ट के सामने पेश करूंगा। तो इस पर कपिल सिब्बल ने यह कहा कि उस टीचर को सस्पेंड पहले किया जाना चाहिए था, अब क्यों किया गया इस सस्पेंड। तो कपिल सिब्बल ने कहा ये सही नहीं है, लोकतंत्र में ऐसा होना नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि एडवोकेट जनरल से ये कहा कि देखिए क्या हुआ है, जो इस कोर्ट में एक आदमी पेश हुआ उसे सस्पेंड कर दिया गया, इसमें देखिए आप एलजी से बात कीजिए, अगर कुछ और है तो फिर ये मामला कुछ और है, लेकिन अगर चूंकि ये मामला यूं बना है कि वो यहां पेश हुआ और आपने उसको सस्पेंड किया। जैसे संजय किशन कौल ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल से कहा कि आर्गुमेंट्स और ऑर्डर के बीच में प्रॉक्सिमिटी है, टाइमिंग प्रॉपर नहीं है। इस पर एससी खुद माना सॉलिसिटर जनरल मेहता ने, उन्होंने कहा कि टाइमिंग सही नहीं है। इस वक्त जब उन्हें सस्पेंड किया गया है, ये सस्पेंशन का टाइम जो है वो सही नहीं है, मैं ये मानता हूं। ये बात सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने, तुषार मेहता ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने कही। उसके बाद जो है जब बहस शुरू हुई तो जस्टिस गवाई ने कहा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस शुरू हो गई। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के बेंच को बताया, उन स्टेटों की लिस्ट दी जो मर्जर एग्रीमेंट साइन किए बगैर भारत का हिस्सा बनी। और उसके बाद उन्होंने ये भी उससे पहले एक आर्गुमेंट दिया था कि मर्जर एग्रीमेंट जरूरी नहीं था। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कानून को लेकर उन्होंने कहा कि कानून जो जम्मू कश्मीर पर लागू किए गए उनको मॉडिफाई किया गया, आर्टिकल 368 को अप्लाई किया गया, लेकिन एक प्रोविजन उसमें यह डाला गया कि अगर कोई भी अमेंडमेंट भारत के संविधान में होती है वो सीधा जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगी जब तक आप 370 का रास्ता नहीं लेंगे। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि भारत का जो संविधान है उसको अमेंड किया गया, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन उसमें इंसर्ट किया गया। उन्होंने कहा 2019 तक जम्मू कश्मीर में इसे लागू नहीं किया गया क्योंकि ये रास्ता उन्होंने फॉलो ही नहीं किया। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा कि आपने प्रीएम्बल अमेंडमेंट की बात की 1976 को, उसे भी अप्लाई किया गया मॉडिफिकेशंस के साथ। और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म ये 2 अमेंडमेंट्स थी जो जम्मू कश्मीर के संविधान में इन्हें कभी अडॉप्ट ही नहीं की। और उसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहा कि बिल्कुल सही, बल्कि इंटेग्रिटी जो है उसे भी अप्लाई नहीं किया गया। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर का जो संविधान था वो भारत के संविधान के सबऑर्डिनेट था, उसके नीचे था, सबऑर्डिनेट था। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, आपने अपने नोट में यह कहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली असल में लेजिस्लेटिव असेंबली थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये जो है दिक्कत वाली बात हो सकती है। उन्होंने कहा उसके दो कारण हैं। उन्होंने कहा दैट्स नॉट हाउ आर्टिकल 372 रेफर्स टू इट एज। आर्टिकल 372 में बाजाबता उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया है। उन्होंने कहा आप अब इस समय ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थी, ये लेजिस्लेटिव असेंबली थी। और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा, और ज्यादा अहम यह है कि आर्टिकल 238 में कुछ प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के इनएप्लीकेबल हैं पार्ट 3 स्टेट्स के ऊपर और खासतौर पर जम्मू कश्मीर के ऊपर, और जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अमल में लाया कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो फिर बड़ा मुश्किल है, हम इसे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं कह सकते हैं, आपको मानना पड़ेगा ये लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कहा कि ये मेरे आर्गुमेंट्स का एक हिस्सा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इससे भी डील करेंगे जब हम वहां पहुंचेंगे। तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जहां तक आर्टिकल 370 का ताल्लुक है कि उसमें कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। उन्होंने कहा आर्टिकल 370 जो है उसे उसके सक्सेसर के साथ जो है बदल दिया गया। सदर रियासत था उसे गवर्नर कर दिया गया, प्राइम मिनिस्टर था उसे चीफ मिनिस्टर कर दिया गया, अन्य कई और बदलाव किए गए। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 370 भारत के संविधान का हिस्सा है, हालांकि एक्सेप्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में जेएनके में कि ये टेम्परेरी है, इसीलिए उन्होंने कोई सब आर्टिकल 3 में कोई रिकमेंडेशन नहीं दी। और उन्होंने कहा कि वो भी अलग से मैं आपको बताऊंगा, मैं सिर्फ यहां इसको फ्लैग कर रहा हूं। उसके बाद 370 और 370 का 367 के साथ क्या असर है उस पर उन्होंने ये कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है प्रेसिडेंट का और गवर्नमेंट जो स्टेट की है, ठीक है, कोई भी पार्ट संविधान का अमेंड किया जा सकता है, ऑल्टर किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, अप्लाई नहीं किया जा सकता है, और भारत के संविधान में नए प्रोविजंस भी क्रिएट किए जा सकते हैं। इसमें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एक अहम चीज की तरफ चलेगी। उन्होंने कहा आर्टिकल 35A को क्रिएट किया गया जो भारत के संविधान का हिस्सा है और जो सिर्फ जम्मू कश्मीर पर लागू किया गया। और उन्होंने ये कहा 371 के रास्ते थे, 367 का मैकेनिज्म कई बार इस्तेमाल किया गया है क्योंकि 370 इसकी इजाजत देता है। ये सब चीजें रुकी हैं 5 अगस्त 2019 के बाद, अदरवाइज कोई भी प्रोविजन, कोई भी आर्टिकल उसे रिमूव किया जा सकता है। उन्होंने कहा ये बहुत बड़े पेडिस्टल पर रखा गया था, बेसिक स्ट्रक्चर के भी ऊपर। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा 370 भी इवॉल्व हुआ है, हालात जैसे जैसे बदले। उन्होंने कहा पहले महाराजा था, फिर महाराजा खत्म हो गया, फिर सदर रियासत आया, सदर रियासत खत्म हुआ तो फिर उसके बाद गवर्नर आया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्ट कर रही थी, तो ये रिकमेंडेशन थी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि उसके बाद उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट बात कही, सोशलिस्ट और सेकुलर कभी जम्मू कश्मीर के संविधान के प्रियम्बल में लाए ही नहीं गए, वो अप्लाई किए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है उन्हें स्टेट लेजिस्लेचर अमेंड कर सकता था। और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ने परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए एक अलग से प्रोविजन बना दिया, दैट इज सिटीजनशिप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय इंसर्टिंग 35A के आप भारत के नागरिक बनते हैं 35A के जरिए। और उसके बाद इसमें शेड्यूल ट्राइब का रेफरेंस जो है आर्टिकल 15(4) से हटा दिया गया। अब जाहिर सी बात है उन तमाम लोगों को आपने एलिनेट कर दिया जो जब आपने परमानेंट रेजिडेंट की डेफिनेशन बनाई। अब आपकी परमानेंट रेजिडेंट की डेफिनेशन में जो लोग फिट होते हैं वही जम्मू कश्मीर के बाशिंदे होंगे, और जो लोग उसमें फिट नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है उन लोगों को आपने एलिनेट किया। तो उन्होंने कहा कि एसटी एलिनेट हुए। फिर उन्होंने आर्टिकल 19 की बात की, उन्होंने कहा कि सब आर्टिकल 7 को ऐड किया गया मॉडिफिकेशन के जरिए, ये 1979 तक रहा, 25 साल तक रहा। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का लफ्ज जो है उसका मतलब था कि वो रिस्ट्रिक्शंस जो लेजिस्लेचर सही समझेगा वो रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा। उसके बाद उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट बात कही, उन्होंने कहा जहां तक प्रिवेंटिव डिटेंशन का ताल्लुक है आर्टिकल 21-22 अप्लाई ही नहीं होता। उन्होंने कहा एक समाज जिसके ऊपर संविधान जिसको गवर्न करता है, आर्टिकल 35C ऐड किया गया। भारत के संविधान को भारत की सरकार ने जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ मिलकर अमेंड किया। इस पर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कही बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आप भारत सरकार की तरफ से हैं,
यहां पर पेश हो रहे हैं। और जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान में भारत सरकार का मतलब वो तमाम सरकारें जो 1950 के बाद या 1947 के बाद भारत में बनी हैं। उसमें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा कि भारत की सरकार को यह हक है कहने का कि इसे किया नहीं जाना चाहिए था और उन्हें अपने आप को सही करना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है कभी भी अपने आप को सही कर सकती है। उन्होंने कहा मैं करेक्शन को जस्टिफाई कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट या वो गवर्नमेंट, मैं कह रहा हूं हमारी सरकार ने जो गलती की थी, पीछे इतिहास में जो गलती हुई थी, उसी गलती को 2019 में आकर करेक्ट किया गया है, 2019 में आकर उस गलती को ठीक किया गया है। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि परमानेंट रेजिडेंट की एक स्पेशल कैटेगरी क्रिएट की गई थी और उन्होंने ये कहा कि वो स्पेशल प्रिविलेजेस देता था और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 और संविधान के कुछ अन्य भाग जिन भागों को सीधा सीधा हिट करता था। 35A के कारण उन्होंने कहा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से जो हिंदू और मुसलमान जिन्हें वहां से धकेल दिया गया 47 में रेड्स के दौरान, उनको लेकर उन्होंने ये कहा, हालांकि वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज का जिक्र कर रहे थे, कि वो 2019 तक जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं थे। सफाई कर्मचारियों की बात की उन्होंने कि सफाई कर्मचारी भी 2019 तक जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं थे, उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा था। सदियों वहां पर वो रह रहे थे, लेकिन कोई भी बाहर का आदमी जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकता, इन्वेस्टमेंट वहां नहीं कर सकता। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, जहां तक आप फंडामेंटल राइट्स का ताल्लुक फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, आपने आर्टिकल 35A लाया, वो 3 एरियाज में एक्सेप्शन, 3 एरियाज में जम्मू कश्मीर को बाकी तमाम देश से अलग करता है कि जम्मू कश्मीर राज्य में नौकरी किसको मिलेगी, प्रॉपर्टी किसको मिलेगी और यहां पर बसेगा कौन। ये 3 राइट्स हैं जो 35A के जरिए मिलते हैं कि नौकरी वही करेंगे जो जम्मू कश्मीर के परमानेंट नागरिक होंगे, प्रॉपर्टी यहां की इमूवेबल प्रॉपर्टी के हकदार जो हैं वही होंगे जो जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट होंगे, और जम्मू कश्मीर में आकर बस कौन सकता है, वही जो जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट हैं। उसके बाद उन्होंने यह कहा कि जब आप 35A को इंट्रोड्यूस करते हैं, आप 3 फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो छीन लेते हैं। ये खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, बहुत सिग्निफिकेंट है। पार्ट 3 एप्लीकेबल है, जब आप 35A को इंट्रोड्यूस करते हैं, आप 3 फंडामेंटल राइट्स ले लेते हैं। आर्टिकल 16A, राइट टू एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो उस समय फंडामेंटल राइट था अंडर 19(1)(f) A31, एंड सेटलमेंट इन द स्टेट which was again a fundamental right under article 19(1)(e). तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आगे और यह कहा कि जो संविधान है उसने प्रोविजंस बनाए, आर्टिकल 19 के मेड द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19 की जो प्रोविजंस थे उनको जम्मू कश्मीर पर लागू किया, और इसमें 3 राइट्स हैं, और आर्टिकल 16 35A को एनैक्ट करके, तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इस तरीके से आपने जो फंडामेंटल राइट्स, जो तमाम देश के नागरिकों के अधिकार थे, वो अधिकार उनसे छीन लिए। उस पर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कहा कि जहां तक नौकरी का ताल्लुक है वो भी राइट टू लाइफ है, और उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि देयर इज अ डायरेक्ट राइट, सीधी एक राइट है अंडर 16A, ठीक है, विच वॉज टेकन अवे वॉज एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट गवर्नमेंट, ये भी उन्होंने कहा। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा जहां तक राज्य सरकारों की नौकरियों का ताल्लुक है वो आर्टिकल 16A के जरिए मिलती हैं, जहां एक तरफ से आर्टिकल 16A में इसको प्रिजर्व किया गया, 35A ने जो फंडामेंटल राइट्स थे उन्हें ले लिया और उसके बाद इम्यूनिटी दे दी इस ग्राउंड पर कि इससे इट वुड डिप्राइव यू ऑफ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 16। Likewise, Article 19, it recognizes the right to reside and settle in any part of the country. So, all 3 fundamental rights were essentially taken away by 35A. The power of judicial review was taken away. ये बहुत significant है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, DY चंद्रचूड़ ने, आज उनकी ओरल ऑब्जर्वेशन है कि उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19 की ही तरह यह रिकॉग्नाइज करता है किसी जगह रहने का अधिकार और देश के किसी भी भाग में सेटल होने का अधिकार
हर भारतीय नागरिक को है। तो इस पर उन्होंने कहा कि अब तीन चीजें, एक तो नौकरी जम्मू कश्मीर के नागरिकों के अलावा कोई नहीं कर सकता, दूसरा ये यहां कोई बस नहीं सकता, और तीसरा ये यहां कोई सेटल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा ये तीनों फंडामेंटल राइट्स जो हैं इन्हें 35A ने छीन लिया। और जुडिशियल रिव्यू, कि अब 35A का जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए कि जनाब आइए जुडिशरी में जाते हैं, कानूनी इसकी परख करते हैं। उन्होंने कहा जो ताकत थी जुडिशियल रिव्यू की वो भी छीन ली गई। अब इस पर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कहा कि 2019 में यह हुआ। मैं गुजारिश करता हूं तमाम जज साहिबान से कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों के नजरिए से देखें। उन्होंने कहा कि इसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए, पूरा भारत का संविधान लागू किया गया और जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरे भारत के बराबर लाकर खड़ा किया गया। तमाम कानून जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए भलाई के कानून है, वो तमाम जो है वो लागू कर दिए गए। उन्होंने कहा मेरे पास लिस्ट है। अभी तक लोग कन्विंस थे जिन चीजों से, उस पर भी उन्होंने कहा कि वो प्रिविलेज, इट्स अ प्रिविलेज यू फाइट फॉर, आप प्रिविलेज के लिए लड़ रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आप जानते हैं कोर्ट में इस वक्त दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आर्टिकल 370 को डिफेंड कर रही, लड़ रही हैं, और इसमें 35A को भी वो डिफेंड करने की बात कर रही हैं। उन्होंने कहा अब लोगों को पता चला है कि क्या उन्होंने खोया है। आर्टिकल 35A के खत्म होने के बाद इन्वेस्टमेंट आ रही है, सेंटर के पास चूंकि पुलिसिंग है, टूरिज्म भी शुरू हुआ है। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के पास बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं थी, कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, सोर्स ऑफ इनकम केवल टूरिज्म था, 16 लाख टूरिस्ट आए हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर, उन्होंने उसके बाद दोबारा से उसी पर रिट्रेट किया। और उसके बाद उन्होंने यहां तक कहा कि जो जज साहिबान थे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के, जब उन्हें हलफ लेना होता था तो वो भारत के संविधान की नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के संविधान की हलफ लिया करते थे, जम्मू कश्मीर के संविधान की शपथ लिया करते थे। और उसके बाद उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर कहा कि टेम्पररी प्रोविजन था। कपिल सिब्बल ने बीच में इंटरवीन किया। उन्होंने कहा डिबेट्स में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंटरवीन किया, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आप बाहर के लोगों को जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए की इजाजत देंगे तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं, क्योंकि बिजनेस करने वाले लोग आएंगे और पूरी स्टेट को डिस्ट्रॉय करेंगे। ये बात कपिल सिब्बल ने वहां पर कही। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ये ऐसा नहीं करूंगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग है। तो उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं मानता, मैं ये मानता हूं इन्वेस्टमेंट आएगी तो तरक्की होगी। उसके बाद बहस जो इसी आर्टिकल 356 पर चली 1959 में आर्टिकल 356 को इस्तेमाल करके नंबूड़ी पार्ट की सरकार को रिमूव किया गया, प्रेसिडेंट रूल वहां पर लगाया गया, उसका जिक्र भी किया गया 1 जुलाई 2019। उसके बाद जिक्र किया गया कि किस तरीके से 5 अगस्त हुआ। 1 जुलाई 2019 जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट को पार्लियामेंट में पास किया। पार्लियामेंट उस वक्त लेजिस्लेटिव असेंबली की ताकतों का इस्तेमाल कर रहा था, और ताकतों का इस्तेमाल करके उन्होंने जम्मू कश्मीर की असेंबली की ताकतों का इस्तेमाल किया और यह कानून पास किया गया। और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा बहुत सारे और कदम उठाए गए जो कदम बहुत जरूरी थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में बहुत सारे एक्ट्स पास हुए हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट रूल के दौरान पार्लियामेंट ने स्टेट लेजिस्लेचर का काम किया और पंजाब को रीऑर्गेनाइज किया। तो ये तमाम बातें उन्होंने कही। और उसके बाद फिर फाइनली उन्होंने आर्गुमेंट यहीं पर लाया कि जहां तक 356 का ताल्लुक है, 3 साल गुजर चुके, जम्मू कश्मीर में अभी भी चुनाव नहीं हो रहे हैं। चुनाव करवाइए, जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी लोकतांत्रिक सरकार दीजिए। कोर्ट ने यह नहीं कहा, लेकिन कोर्ट का लबे-लुबाब जो चंद अल्फाज में जज साहिबान ने कहा, आर्टिकल 356 द मैक्सिमम टेन्योर इज 3 years, वी हैव क्रॉस्ड दोस 3 years। आर्टिकल 356 का मैक्सिमम टेन्योर 3 साल है, 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। साफ तौर पर इशारा इस और कि आपको जम्मू कश्मीर को एक लोकतांत्रिक सरकार देने के बारे में भी आप गंभीरता के साथ सोचना होगा। यानी कुल मिलाकर आज की कार्रवाई में बातें जम्मू कश्मीर के संविधान पर और भारत के संविधान पर, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज आर्टिकल 35A को लेकर जो कहा वो बहुत बहुत ज्यादा संजीदगी के साथ सुनने वाला और समझने वाला। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 35A ने जो संवैधानिक, जो फंडामेंटल राइट्स लोगों को मिले हुए हैं कि आप देश के किसी भी भाग में जाकर नौकरी कर सकते हैं, देश के किसी भी भाग में जाकर रह सकते हैं, देश के किसी भी भाग में जाकर सेटल हो सकते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये मूलभूत अधिकार सबके पास हैं।
इन अधिकारों, इन फंडामेंटल राइट्स को 35A के जरिए छीनने का काम हुआ था पूरे देश के लोगों से। ये बहुत सिग्निफिकेंट आज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, और वहीं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने तफसील बताई कि किस तरीके से आर्टिकल 356, आर्टिकल 370 का रूट लेकर क्या कुछ जम्मू कश्मीर के संविधान और भारत के संविधान के साथ इससे पहले भी हुआ है।